बारिश से बचने के लिए मैं एक छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो व्हीलचेयर पर थी। पहले तो मुझे लगा उसे मदद की जरूरत है, पर वो बस मुझे घूरने लगी, कुछ भी बोलने में बहुत झिझक रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसने सावधानी से एक टूटा हुआ गुल्लक निकाला। मेरा कोई परिवार नहीं बचा, क्या तुम मेरे परिवार बनोगे? इस पैसे से क्या मैं तुम्हारा 2 दिन का समय खरीद सकती हूँ? 1 दिन भी चलेगा। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसे मना करने के शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मेरे माता पिता अचानक चल बसे थे। उसके तुरंत बाद बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। सालों की गर्लफ्रेंड ने पता चलते ही साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि मकान मालिक ने भी मुझे बाहर निकाल दिया। इस अनजान शहर में मेरी जेब के $37 ही बची खुची जमा पूंजी है। मूसलाधार बारिश में खड़े होकर मेरा सब कुछ बिखरने वाला था। तभी किसी चीज ने मेरे सिर के पिछले हिस्से को छुआ। मैं मुड़ा। मैंने बस एक हाथ देखा जो इतना पतला था कि नसें साफ दिख रही थीं। वो अनाड़ीपन से एक छाता पकड़े हुए था। वो मुझे बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। पूरी तरह मुड़ने पर मुझे पता चला कि वो व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की है। वो बहुत कमजोर थी, गाल पीले पड़े थे। उसके उलझे बालों के पीछे भी उसकी नाजुक सूरत छिप नहीं पा रही थी। बारिश में उसका आधा बदन भीग चुका था। उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो जिद के साथ मेरे ऊपर छाता थामे खड़ी रही। उसे व्हीलचेयर से उठने के लिए संघर्ष करते देख मैं खुद पर कड़वाहट से हंसा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना गिर जाऊंगा कि एक व्हीलचेयर वाली लड़की मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं झुककर उसका शुक्रिया कहता, उसकी व्हीलचेयर पीछे की ओर खिसक गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम ढलान पर हैं। छाता गिरने का दुख मनाने का वक्त भी नहीं था। मैं उसके पीछे भागा। हर बार जब वो हाथों से पहिए रोकने की कोशिश करती तो वो और तेज लुढ़कने लगती। मैंने आखिरी पल में व्हीलचेयर पकड़ ली, पर वो तो छाता गति के कारण सीधे उसके सिर पर जा लगा। वो बिल्कुल पहियों वाली एक खुम्बी जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत छाता उठाया ताकि देख सकूं कि वो ठीक है। क्या तुम ठीक हो? उसने अपना सिर हिलाया। वो पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। इतनी रात गए, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ये शब्द मेरे मुंह से निकले और मुझे अफसोस हुआ। ये किसी अपराधी की बात जैसी लग रही थी। जैसा सोचा था वो रक्षात्मक हो गई। वो किसी डरी हुई बिल्ली की तरह अपनी व्हीलचेयर में सिकुड़ गई। मुझे बस घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले चिंता करेंगे। मेरा कोई परिवार नहीं है। कल ही मेरी दादी गुजर गई हैं। मुझे अचानक लगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। एक अंधेरा ख्याल मेरे जहन में घूमने लगा। बिना परिवार वाली एक लड़की व्हीलचेयर पर, वो कैसे जिंदा बचेगी? पर यह मेरी चिंता की बात नहीं है। आखिरकार मैं खुद को बड़ी मुश्किल से जिंदा रख पा रहा हूँ। शायद अपराध बोध में मैंने उसे घर छोड़ने का फैसला किया। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे ही मैं मुड़ा, उसने मेरी जैकेट पकड़ ली। नोआ, क्या तुम रुककर मेरी बात सुनोगे? मैं मन ही मन मुस्कुराया। यह लड़की लोगों से बिना कांपे बात नहीं कर सकती, फिर भी दूसरों का ख्याल रखने का दिल रखती है। ये लो छाता ले जाओ, कल लौटा देना। अब घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है। अजनबियों से सावधान रहना। वो और भी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों ने मेरी जैकेट नहीं छोड़ी। अब मैं समझ गया, ये उसकी मुझे रोकने की कोशिश थी। मैंने तय किया कि उसे ऊपर तक छोड़कर ही जाऊंगा, पर ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर देखा उसका घर वहां नहीं था। वो और भी ऊपर बारिश में भीगी छत पर था। न रैंप न लिफ्ट, बस ऊपर तक जाते ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन सीढ़ियों से उतरने में उसे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती होगी। शुक्र है कि उसका वजन न के बराबर है और मैं उसे आसानी से ऊपर ले आया। जब उसने दरवाजा खोला तो पहली चीज जो दिखी वह लिविंग रूम में रखी एक पुरानी तस्वीर थी। एक बुजुर्ग महिला जो बड़ी ममता से मुस्कुरा रही थी, पर दरवाजे के पास कूड़े की थैलियों का अंबार लगा था, क्योंकि घर साफ करना भी उसके लिए संघर्ष था। नीचे कूड़ा फेंकना तो दूर की बात है। जितना मैं समझ रहा था, एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था। इतनी दब्बू लड़की रात में बाहर क्यों गई थी? जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, वो धीमी और उलझी आवाज में बोली, तुम इतनी दूर आ ही गए हो, वापस क्यों जा रहे हो? मैं ठिठक गया, पर जब मैंने उसे देखा तो उन साफ आंखों ने मेरे सारे उलझे ख्यालों को धो दिया। यह लड़की दुनिया को बिल्कुल नहीं समझती। उसे अंदाजा ही नहीं कि घर में किसी अनजान आदमी को लाना कितना खतरनाक है। इसलिए मैंने झुककर उसे समझाया, अनजान को घर लाना खतरनाक होता है, खासकर किसी ऐसे को जिसे तुम जानती ही नहीं। वो तुरंत सिकुड़ गई, जैसे गलती करते पकड़ी गई हो। मैंने नहीं किया। तुम पहली हो और मैं एक वयस्क हूं। मेरे पास आईडी कार्ड है। सिर्फ आखिरी बात ही साफ निकली, ये बात नहीं है। मैंने सख्ती से कहा, बात तुम्हारी उम्र की नहीं है। मुझसे वादा करो, किसी अनजान को घर नहीं लाओगी। मैंने बात पूरी की और जाने के लिए मुड़ा। मेरी जैकेट फिर से पकड़ ली गई। तो अगर तुम नहीं जाओगे तो ये अगली बार में नहीं गिना जाएगा, है ना? मुझे सिर्फ संचार की कमी ने नहीं, बल्कि उस अकेलेपन ने प्रभावित किया जिसे मैं बखूबी पहचानता था। पर मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं और मेरे सामने एक लड़की बैठी है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। कोई गारंटी नहीं कि मेरा अंधेरा एक दिन बाहर ना आ जाए। एक बर्बाद जीवन काफी है। कम से कम इसे किसी और में न फैलने दो। सुनो, मुझे पता है तुम्हें कंपनी चाहिए, पर अगर आज रुक भी गया तो कल क्या? परसों? मुझे जिंदा रहने के लिए कमाना है। मैं यहां हमेशा नहीं रह सकता। मुझे पता है यह क्रूर है, पर उसे अकेले सामना करना सीखना होगा। उसका सिर झुकता देख मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था। देखो, मेरी भी कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से भूखा मरने से बच रहा हूं।
मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होने दो। मैंने सोचा नहीं था कि ये शब्द उसकी आंखों में उम्मीद जगा देंगे। वो तुरंत व्हीलचेयर बेडरूम में ले गई और एक टूटा गुल्लक लाकर बोली, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये मेरी पूरी कमाई है, क्या इतने में काम चल जाएगा? उसकी आवाज धीरे धीरे और धीमी होती गई। वो जानती थी कि ये रकम एक छोटी मछली भी नहीं पाल सकती, पर उसने जिद से इसे पकड़े रखा। उसे ऐसा करते देख मुझे समझ नहीं आया क्या कहूं, पर अब मैं गंभीरता समझ पा रहा था। ये शायद उसकी आखिरी बचत थी। अगर मैं चला गया तो वो इस घर में भूखी मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने सीधे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सच बताना, मम्मी और पापा मुझे नहीं चाहते, वे विदेश चले गए हैं। दादी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। वो मेरे लहजे से कांप रही थी, पर किसी तरह जवाब दे पाई। एक भारी लाचारी मुझे घेर गई। मेरा जवाब न मिलता देख उसने गुल्लक फिर ऊपर उठाया। उसका हाथ दुख रहा था, पर उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। 2 दिन 1 दिन भी चलेगा, लोग बिकने के लिए नहीं होते। वे नहीं होते, पर पापा हमेशा कहते थे कि वो मुझे बेच देंगे। उसके शब्द मेरे सीने में जंग लगी, कीलों की तरह चुभे। मैं उसके घटिया माता पिता को ढूंढकर सजा देना चाहता हूँ। मेरी खामोशी में ही उसने जवाब पढ़ लिया। जो भावनाएं उसने इतने समय से दबा रखी थीं, वो आखिर फूट पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं डर गई हूं। मोटी बूंदें उसके पैरों पर गिरी, वो पैर जो कुछ महसूस नहीं कर सकते थे। मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। अरे अरे, रोना बंद करो, क्या हम इसे बैठकर सुलझा नहीं सकते? मैंने नहीं सोचा था कि ये शब्द पॉज बटन की तरह काम करेंगे। वो तुरंत रुक गई, पर आंसू गिरते रहे, और वो अब मुंह फुलाए बैठी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मैं ही गलत हूं। कोई भी देखता तो मुझे ही विलेन समझता। मैंने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे खाना चाहिए। बस ईमानदारी से कहूं, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार था। उम्मीद नहीं थी कि वो खाने की मांग करेगी। क्या क्या ये ठीक है? बस खाना। ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था। रसोई में क्या है? गाजर और अंडे। ओ, और राइस कुकर में शायद चावल हैं। फिर वो अचानक शर्माकर नीचे देखने लगी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, शायद वो सामाजिक रूप से घबराई हुई है। मैं राइस फ्राइड बनाने रसोई में गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। बस एक बारिश वाला हुड और कोने में कुछ अंडे, एक सूखी गाजर और 2 पुरानी टूटी पतीली थीं। सच कहूं, ये इतना खाली था कि दिल टूट गया। कम से कम तेल, नमक और सोया सॉस वहां थे, तो गोल्डन एक फ्राइड राइस बनाना मुश्किल नहीं था। पर जब मैंने आत्मविश्वास से राइस कुकर ढक्कन उठाया, तो नीचे के चावल इतने सख्त थे कि हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकते थे। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखें दोषी को ढूंढने लगीं, और मैंने देखा कि वो चुपके से अपनी व्हीलचेयर बेडरूम की तरफ ले जा रही है। वहीं रुको, वो वहीं जम गई। वो भागना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। वो बस मुझे दयापूर्ण आंखों से देखती रही। ये इतना बेतुका है कि मुझे हंसी आ गई। समझाओ, इसे तुम ओवरनाइट चावल कहती हो? किसी ने नहीं पूछा कितनी रातें। बताओ, ये कितने दिनों से यहां पड़े हैं? ओह, 3 दिन, 4 हो ही नहीं सकता। 3-4 दिनों में तुमने इसमें फफूंद की एक पूरी कॉलोनी उगा ली। ये राइस कुकर की गलती है। वो धीरे से बुदबुदाई। मैंने अपनी किस्मत को कोसा और सफाई शुरू की, पर पतीली धोते हुए एक और चिंताजनक ख्याल आया। आखिरी बार तुमने कब खाया था? 2 दिन, उसने नीचे देखकर कहा। उसका पेट भूख से गड़गड़ा उठा। अब सब समझ आ रहा था। यह छोटी बच्ची भूख से मर रही थी। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने पतीली को तब तक रगड़ा जब तक वो चमक न गई, जबकि आयरिस लिविंग रूम में इंतजार करती रही। कभी कभी मुझे देखने के लिए सिर अंदर करती, या सही कहें तो राइस कुकर को घूरती रही। करीब 20 मिनट बाद मैं गर्मा गर्म एक फ्राइड राइस लेकर बाहर आया, पर कमरे में एक भी डाइनिंग टेबल नहीं थी। आयरिस ने किसी जादू की तरह एक फोल्डिंग टेबल निकाली। मैंने उसे चम्मच दिया। उसने सीधे अंडों पर हमला किया, एक बड़ा चम्मच भरकर बिना फूंके मुंह में डाल लिया। गरम गरम। इतनी जल्दी क्या है? कोई तुमसे छीन नहीं रहा। मैंने खुद एक निवाला लिया। बुरा नहीं है। आयरिस ने सुना और थोड़ी देर शांत रही, फिर सिर झुकाकर और तेज खाने लगी। पहले तो मुझे लगा वो बस भूखी है, लेकिन आधी कटोरी खाते खाते आयरिस के आंसू नहीं रुक रहे थे, जबकि वो खाती जा रही थी। क्यों फिर से रो रही हो? क्या पतीली ठीक से साफ नहीं थी? क्या स्वाद खराब था? मैं बुरी तरह डर गया था, पर वो आंसुओं के बीच हंस पड़ी। उसने हाथ की उल्टी तरफ से चेहरा पोंछा और बोली, कुछ नहीं। मुझे बस दादी की याद आ गई। वो हमेशा यही कहती थी। मैं कुछ कहना ही चाहता था, पर उसकी मुस्कान ने मुझे निहत्था कर दिया, जिसे देखना ही सुकून भरा था। मेरे सीने का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैं मानूंगा। मेरा दिल पिघल गया। नहीं नहीं नहीं। मैंने खुद को मानसिक थप्पड़ मारा, पर इस हरकत से आयरिस डर गई। उसे शांत करने के बाद मैंने जाने से पहले कुछ बुनियादी हुनर सिखाने का सोचा। मैंने पूछा वो स्कूल कहाँ जाती है। उस उम्र में उसे कम से कम व्यावसायिक स्कूल तो पूरा करना चाहिए था, पर वो इसे लेकर काफी संवेदनशील थी। वो काफी देर फर्श को घूरती रही, फिर धीरे से बोली, मिडिल स्कूल। मैं सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ पाई। बाकी बच्चे हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। दादी ने कहा मुझे वापस नहीं जाना, पर मैं संभाल सकती थी। मैंने एक लंबी आह भरी। इतने समय से घर में कैद, दुनिया से कटी हुई, और अब वो दादी भी नहीं रही जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सामाजिक कौशल तो भूल ही जाओ। उसकी भावनात्मक उम्र उसी साल थम गई होगी जिस साल उसने पढ़ाई छोड़ी। साफ है कि स्कूल उसके लिए एक बंद दरवाजा है। सरकार की मदद का क्या कभी तुम्हारे घर को मिली? मुझे नहीं पता।
जैसे ही मैं उसकी स्थिति को लेकर परेशान हो रहा था, आयरिस ने बीच में टोका। क्या मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकती हूँ? डर है कि अगर तुम चले गए तो वापस नहीं आओगे। उसने बात पूरी भी नहीं की, वो पहले ही अपने कमरे में जा रही थी। मैं उत्सुकता में पीछे गया। दरवाजा खुलते ही मैं दंग रह गया। ऐसा लगा मानो कल्पना के किसी आकाश में आ गया हूं जिसे पेंट से सजाया गया है, लेकिन छत के पास एक खाली जगह है जो व्हीलचेयर की पहुंच से बाहर है। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। पेंटिंग की बात करते ही उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास आया जो पहले नहीं दिखा था, पर मैं सोच भी नहीं सकता कि दीवारों पर पेंट करना उसके लिए कितना कठिन होगा। वो खुशी से अपना स्केचबुक निकालती है। उसकी चमकीली आंखें पन्ने और मेरे चेहरे के बीच बार बार आ जा रही थीं। आधे घंटे से भी कम समय में उसने मेरा पोर्ट्रेट बना लिया। मैंने उसके कांपते हाथों से स्केचबुक ली। देखते ही मैं स्तब्ध रह गया। ड्राइंग में मैं बारिश में बैठा हूं, गोल्डन एक फ्राइड राइस की कटोरी थामे, जबकि एक छोटी सफेद बिल्ली मेरे पैर से चिपटकर चावल को लालच से देख रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे ऐसा देखती है। तो वो बिल्ली कौन है? आयरिस ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने बस मुंह खोला और बंद कर लिया, पर मैंने गौर किया कि उसके कान इतने लाल हो गए थे जैसे जलने वाले हों। तभी समझ आया, वो बिल्ली वही थी। मैंने अनजाने में उसके सिर के ऊपर देखा, जैसे वहां वाकई बिल्ली के कान हो। बदले में मैंने ऐसी आंखें देखीं जो उलझन और शक से भरी थीं। वो फिर व्हीलचेयर में सिकुड़ गई। बात अजीब होने से पहले मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। क्या मैं तुम्हारी बाकी ड्राइंग्स देख सकता हूं? हाँ जरूर। ये नीचे रहने वाली दादी रोज हैं। जब भी मैं छिपकर बाहर निकलता, मुझे दादी रोज नीचे खड़ी दिखाई देती, जो हाथ हिलाकर मेरा अभिवादन करती थी। और ये दादाजी वॉल्ट हैं। वो एक बढ़ई हैं। उन्होंने ही मेरी पुरानी व्हील चेयर बनाई थी। मैं पन्ने पलटता रहता हूँ। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने आयरिस की मदद की या जो उससे मिले। हर कोई इस छोटी सी किताब में खिंचा चला आता है। इसे सिर्फ स्केचबुक कहना कम होगा। यह एक प्यारी और भावुक डायरी जैसी है, जिसे बहुत ही सुंदर अंदाज में बनाया गया है। तभी मुझे एक ख्याल आता है। मैं अपना फोन निकालता हूं और फ्रीलांस इलस्ट्रेशन के दाम चेक करने लगता हूं। एक काम के लिए आमतौर पर 30 से $50 मिल जाते हैं। आयरिस के लिए गुजारा करने को इतना काफी हो सकता है। मुझे ऑनलाइन एक चिबी स्टाइल अवतार मिलता है और मैं पूछता हूं कि क्या वह ऐसा कुछ बना सकती है। वह धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन उसे सिर्फ कागज पर बनाना आता है। सिर्फ कागज से काम नहीं चलेगा। डिजिटल आर्ट सीखने के लिए उसे एक ड्राइंग टैबलेट चाहिए। मैं ऑनलाइन देखता हूं तो शुरुआती टैबलेट $15 के आसपास मिल जाता है। यह मेरे बजट में है। और घर पर मेरा एक पुराना धूल खा रहा लैपटॉप है, जिसे मैं यहां ले आऊंगा। मेरी अगली चिंता यह है कि क्या उसके पास फोन है। वो कहती है कि है, लेकिन जब वो अपनी जेब से कुछ निकालती है तो वो एक पुरानी अवशेष जैसी चीज है। एक ईंट जैसा फोन जो इतना पुराना है कि उसे याद भी नहीं कि कौन सा दशक चल रहा है। बची खुची उम्मीद भी दम तोड़ गई। क्या ये काम करेगा? फोन की बात बाद में देखी जाएगी, क्योंकि जो लड़की मुश्किल से खाने का इंतजाम कर पा रही है, उसके लिए इस पूरी योजना की शुरुआती लागत ही बहुत ज्यादा है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि आयरिस को कोई काम मिलेगा भी या नहीं। सच कहूं तो मेरा मन कर रहा है कि अभी हार मान लूं, लेकिन फिर मैं उसकी आंखों की चमक देखता हूं जो अब भी जिंदा है, और मैं अपना होंठ जोर से दबा लेता हूं। भाड़ में जाए सब। जिंदगी पहले ही बदतर हो चुकी है। क्या मैं सिर्फ एक बार लापरवाही नहीं बरत सकता? तभी मुझे एक बात सूझती है। मेरे माता पिता के गुजरने से पहले वो एक अपार्टमेंट किराए पर लिया करते थे। लीज का अभी आधा महीना बाकी है। $300 की सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जानी चाहिए। कल मैं स्थानीय दफ्तर में आयरिस के विकलांग भत्ते के बारे में पता करूंगा। फिर अपने लिए कोई नया काम ढूंढ लूंगा। अगर मैं बजट का ध्यान रखूं तो हम दोनों शायद 1-2 महीने गुजारा कर लेंगे। उसके बाद सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आयरिस क्या चाहती है। क्या तुम अपने चित्रों से खुद पैसे कमाना चाहती हो? जैसे ही वो हाँ कहती है, मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर जाता है। मैं तय करता हूं कि पहले जाकर पुराना अपार्टमेंट साफ कर लूं, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगता हूं, आयरिस फिर से मेरी जैकेट पकड़ लेती हैं। क्या आप कल वापस आएंगे? हाँ। उसकी मासूमियत से पूछा गया यह सवाल देखकर मुझे समझ नहीं आता कि हंसूं या भरूं। कम से कम वो मुझे रात भर रुकने को नहीं कह रही। तुम्हारा नाम क्या है? आयरिस। और आपका? नोआ। अगली सुबह मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस पाने के लिए कॉल करता हूं। शायद मेरे माता पिता के साथ हुए हादसे के प्रति सहानुभूति के कारण मकान मालिक ने आधे महीने का बचा हुआ किराया भी वापस कर दिया। उसके बाद मैं बाजार जाकर एक प्रिंट शॉप में नौकरी ले लेता हूं, जहां $300 महीना मिलेगा। सब कुछ निपटाते निपटाते दोपहर हो गई। तभी मुझे याद आया कि अपार्टमेंट में कोई भूखा और बेबस बैठा है। मेरी छोटी सी मशरूम। मैं दौड़कर आयरिस के घर पहुंचता हूं। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकलता हूं, मुझे कुछ जलने की बदबू आती है। मेरे मन में कोई अनहोनी होने का डर बैठ जाता है। मैं भागकर ऊपर जाता हूं और दरवाजा खटखटाता हूं। वो अंदर से तुरंत खुल जाता है। काले धुएं का एक गुबार गलियारे में फैल गया। दरवाजे पर वो नन्ही मुसीबत पागलों की तरह खांस रही थी। उसकी आंखें किसी ऐसी बच्ची की तरह इधर उधर भटक रही थीं, जिसे पता हो कि उसने गड़बड़ कर दी है। ओह, आप वापस आ गए। उसे सही सलामत देखकर मुझे राहत और हैरानी एक साथ होती है। मैं रसोई में दौड़कर राइस कुकर बंद करता हूं, जो अब भी धुआं उगल रहा था। जब मैं ढक्कन उठाता हूं तो शब्द नहीं मिलते।
अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। पेंदी पूरी तरह कोयला बन चुकी है। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो, असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। मैं मुड़ता हूँ और अपनी छोटी मशरूम को चुपके से खिसकने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता हूँ। समझाओ मुझे क्या हुआ। मैं बस कुछ पकाना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई कि आप देखेंगे तो सोचेंगे कि ये बुरा है। तो मैं इधर उधर भागती रही और फिर मैं भूल गई। मैं अपने दांत पीस रहा हूँ। अगर मैं वक्त पर न पहुंचा होता तो पता नहीं ये लड़की क्या आफत खड़ी कर देती। आइरिस, अगर तुमने दोबारा खाना पकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ही पतीले में डाल दूंगा। उसके मासूम से चेहरे पर एक नजर डालता हूं और मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ी ताजी हवा में चलते हैं, आ जाओ। आइरिस धीरे से ठीक है कहती है और अपनी व्हीलचेयर रसोई से बाहर ले जाती है। खाना खाने के बाद वो एक और धीमी आवाज निकालती है और किचन से बाहर निकल जाती है। खाना खा लेने के बाद आइरिस अपने थोड़े से उभरे हुए पेट पर हाथ फेरती है। उसने कुछ भी ज्यादा नहीं खाया। शायद एक आम इंसान की तुलना में 1/3 हिस्सा। उसका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। उसे देखकर मैं उसे छेड़े बिना नहीं रह पाता। जरा देखो वो छोटा सा फूला हुआ पेट। बाहर चलें और टहल लें। आइरिस तुरंत सिर हिलाती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से अपना पेट ढक लेती है। मेरा पेट गोल नहीं है। मैं गौर करता हूं कि उसकी आवाज अब भी धीमी है, लेकिन वो पहले की तरह जड़ नहीं हो रही है। मैं आइरिस से कहती हूं कि अपने दस्तावेज ले ले। सारे दस्तावेज, हम जा रहे हैं। जहां वो घबरा जाती है। नागरिक मामले ब्यूरो, लेकिन हम अभी तो मिले हैं। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? तुम छोटी चालाक, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा मतलब है अपना विकलांगता प्रमाण पत्र, अपना आईडी कार्ड, वो सब लेकर आओ। हमें तुम्हारे विकलांगता भत्ते के बारे में पूछना है कि वो कहीं भेजा जा रहा है या किसी ने कभी उसका दावा किया है। मैं उसे घूरता हूं जब तक कि उसे समझ नहीं आ जाता कि उसने गलत मतलब निकाल लिया था। इसके बाद छाई खामोशी बहुत अजीब है। मैं बाहर इंतजार करने के लिए निकल जाता हूं। हालांकि मुझे पक्का नहीं पता कि मैं किस चीज से भाग रहा हूं, क्योंकि इस समय मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, क्योंकि उसने नागरिक मामले ब्यूरो का संदर्भ तुरंत समझ लिया था, लेकिन बुनियादी समझ का बहुत हिस्सा गायब लगता है। क्या वो वाकई स्वाभाविक रूप से नासमझ हो सकती है? यकीनन अगर मैं उस छोटे से सिर को खोलूं तो अंदर सिर्फ खालीपन नहीं होगा। यह ख्याल भर ही मुझे सहरा देता है। तभी आइरिस सावधानी से दरवाजे से अपना सिर बाहर निकालती है, यह देखने के लिए कि मैं वहां हूं या नहीं। वो जाहिर तौर पर शांत हो जाती है। जल्दी करो, घूरना बंद करो और बाहर आओ। अगर हम देर से पहुंचे तो लाइन लग जाएगी, और अगर मैं थक गई तो मैं व्हीलचेयर को आगे झुका दूंगी और खुद बैठ जाऊंगी, जबकि तुम मुझे धक्का दोगे। तुम डराने वाली। आइरिस साफ तौर पर घबरा गई है। दोनों हाथों से वो तेजी से खुद को दरवाजे की तरफ धकेल रही है। मैं जोर से हंस पड़ता हूं। दादी नेली मुझे देख लेती हैं और तुरंत मेरा रास्ता रोकने के लिए सामने आ जाती हैं। उनकी आंखें शक से भरी हैं। साफ है कि वो डरी हुई हैं कि इस लड़की को किसी धोखेबाज ने फंसा लिया है। वो मुझसे मौके पर ही सफाई मांगती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि कल रात मैंने ही आइरिस की मदद की थी। दादी नेली मुझे हैरानी भरी नजरों से ऊपर से नीचे देखती हैं और कहती हैं, तुम साफ तौर पर कंगाल दिख रहे हो युवक, लेकिन तुम शरीफ लगते हो। बस इस लड़की की हालत देखकर अफसोस होता है। उसकी दादी अचानक गुजर गईं और मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब उसका ज्यादा दिन ख्याल नहीं रख सकती। वो आइरिस की तरफ एक लंबा अर्थपूर्ण नजरिया देकर बात खत्म करती हैं, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया है। मैं जल्दी से विषय बदल देता हूँ। क्या दादी नेली को पता है कि आइरिस का विकलांग भत्ता कहाँ भेजा जा रहा है? दादी नेली कहती हैं कि उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं है। आइरिस, क्या तुम्हें अपनी दादी के बैंक खाते का पासवर्ड याद है? आइरिस अपना सिर हिलाती है। यह चीजों को मुश्किल बनाता है, तो मैं उसे बैंक ले जाने और उसके नाम पर नया खाता खोलने का फैसला करता हूँ। फिर हम बस सीधे भुगतान का विवरण अपडेट कर सकते हैं। इस तरह उसे यहां वहां भागना नहीं पड़ेगा। मैं आइरिस को बैंक की ओर धकेलता हूँ। पूरे रास्ते आइरिस लगातार पीछे मुड़कर मुझे देखती रहती है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर पूछती है, क्या मुझे अपनी खुद की बैंक पासबुक मिलेगी? पासबुक को भूल जाओ। कोई पासबुक नहीं। मैं देख सकता हूं कि वो कुछ कहना चाहती है पर रुक जाती है। मैं उसे थोड़ा छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन एक अच्छी खबर है, तुम्हें अपना एटीएम कार्ड मिल रहा है, जो पासबुक से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। क्या एटीएम कार्ड महंगा होता है? बिल्कुल नहीं। इसे बनाने में लगभग $1 लगता है। पूरा $1। वो तो मेरे पूरे हफ्ते का खर्च है। तुम कौन से दशक में जी रही हो? वाह। मैं धीरे से सांस लेता हूं और उसके लिए मेरे सीने में दर्द होता है। चिंता मत करो, मैं पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा, तुम्हारे मौजूदा खर्च से सैकड़ों गुना ज्यादा। सच में? आइरिस अपना सिर ऊपर करती है। साफ है कि उसे इस संख्या का कोई अंदाजा नहीं है। उन साफ आंखों में सिर्फ उस वादे की उम्मीद है। लेकिन जैसे ही हम भीड़भाड़ वाले बैंक में घुसते हैं, उसकी घबराहट हावी हो जाती है। जब बैंक क्लर्क पूछता है कि उसे किस काम के लिए मदद चाहिए,
तो वो हकलाने लगती है और मेरी जैकेट को ऐसे पकड़ लेती हैं जैसे वो लाइफलाइन हो, बेताबी से बचाव ढूंढ रही हो। मैं उसे दस्तावेज खिड़की से अंदर डालने के लिए इशारा करता हूँ। इसके बजाय आयरिस अपना पूरा बैग ही उस खांचे में घुसेड़ देती है जैसे वो किसी वेंडिंग मशीन में सामान डाल रही हो। क्लर्क बस देखता रह जाता है, लेकिन किसी तरह सब कुछ आसानी से हो जाता है। वो उसका ऑनलाइन बैंकिंग भी सेटअप कर देते हैं। अब उसे हर बार पैसे निकालने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। नागरिक मामले ब्यूरो जाते समय आयरिस अपने बैंक कार्ड को दोनों हाथों से कसकर पकड़ती है, उसे बार बार उलट पलट कर देखती है और धीमी सी खिलखिलाहट छोड़ती है। उसे देखकर मैं मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाता। यह सिर्फ एक बैंक कार्ड है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, वरना कोई सोचेगा कि तुम आसान